हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 5 इनसाइड द एटम का लेक्चर 2 करने वाले। तो पहले हम रिवाइज करेंगे कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स को अपने अलग अलग तरीके से बताया था कि एटम्स क्या क्या, मतलब एटम्स मतलब उन्होंने सबने अपनी अपनी थियोरीज लाई थी अब एटम्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डेल्टन्स के बारे में, फिर जे थॉमसन का पढ़ा था हमने, फिर हमने रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा और हमने फिर नील बोर का भी पढ़ा था। तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर वेयर studied at depth with the advent of new branch of science called as quantum mechanics। तो क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना बड़ा, मतलब इतना वास्ट है और इतना डीप, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको हमने, तो ये ब्रांच हम, मतलब उन्होंने अलग ही एक ब्रांच बना दिया जिनको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। सम वेल एक्सेप्टेड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। तो हम उनके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे पहले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एन एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम बनता के, मतलब एटम जब फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियस, एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये जो उसका पार्ट, मतलब और भी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया, उस मतलब जो स्पेस हो गया, उसी को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दिस कंटेन 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और एटम्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और हमारा न्यूट्रॉन हो गया। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला है न्यूक्लियर। पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में वो 3 पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियस है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जितना भी मास है वो उस उधर ही न्यूक्लियस में, मतलब सबसे ज्यादा उधर ही मास है। The nucleus contain 2 types of subatomic particles together called as nucleons। तो न्यूक्लियंस के अंदर 2 अलग अलग पार्टिकल्स होता है और टुगेदर उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियंस। तो पहला पार्टिकल है प्रोटॉन और दूसरा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। ये उनके 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियंस है। तो न्यूक्लियस पहला हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और फिर उसके अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए जिसको हम बोलेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो जितना भी मास है वो हमारा न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस के बारे में। फिर हम प्रोटॉन पढ़ेंगे। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है हमारा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज याद रखना है कि क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन इन इट। पहले सबसे पहला लाइन वही था न्यूक्लियस का कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, वो इस प्रोटॉन के मदद वजह से है। ठीक है, अब प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ईच प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि वो पॉजिटिव है तो इसलिए उसके, मतलब इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। तो इधर +1 E, +1 E की, अगर हम वो 1 E की वैल्यू देखेंगे तो इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 E का ये वैल्यू है। The number of proton in the nucleus of an atom is the atomic number of that of element। तो atomic number is a term जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। atomic number को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और atomic number का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं लिख सकती हूँ इधर कि atomic number is equal to the number of प्रोटॉन्स। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का, Z। ये याद रखना है। ठीक है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 U या 1 डाल्टन भी हो सकते हैं। चार्ज की हम बात करें तो इट इज 1 E, जिसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास की अगर हम बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 U, और 1 U की वैल्यू है 1.66 इंटू, ये स्टार मतलब इंटू होता है, इधर भी स्टार मतलब इंटू होता है, 10⁻⁻27 ग्राम। तो ये थे हमारा मास के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसकी चार्ज के बारे में, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और चार्ज की वैल्यू देखी हमने, मास का वैल्यू देख लिया, और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है वो।
और फिर सिंबल भी देख लिया, और उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। तो ये हमारा प्रोटॉन था। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रॉन है, जिसको हम एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज डिनोटेड बाय द सिंबल एन। कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विथ एटॉमिक मास 1U कंटेन न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सबके न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन याद रखना है कि हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1U, जो कि प्रोटॉन का भी 1U था और न्यूट्रॉन का भी मास है 1U, और 1U की वैल्यू मैंने बताई थी विच इज 1.6 इंटू 10⁻27 ग्राम। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से हमारा न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आया न्यूक्लियस पे? प्रोटॉन की मदद से, क्योंकि अपना न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही हो गया ना। फिर आता है हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ लिया, न्यूक्लियस में दो चीजें के बारे में हमने पढ़ा, एक के बारे में पढ़ा विच इज प्रोटॉन एंड द सेकेंड वन इज न्यूट्रॉन। फिर हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसका एक ही पार्ट है विच इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बताया था ऑर्बिट के अराउंड, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल E-, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 -1E। प्रोटॉन था +1E और इलेक्ट्रॉन है -1E। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसका मास है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम एक खुद ही एक बहुत ही लाइट एलिमेंट है, बहुत ही लाइट मतलब देयर इज नो, उसमें मास वगैरह कुछ है नहीं। उसमें से भी जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने हाइड्रोजन से कंपेयर किया है, और कंपेयर करते हुए ये बोला है कि इट इज 1800 टाइम्स लेस। हाइड्रोजन को ऑलरेडी कोई मास नहीं है, तो हम, और ऑलरेडी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल। उसको नहीं भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बहुत ही मतलब 0.00 समथिंग, तो वो नेग्लिजिबल ही मानेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर न्यूट्रॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन क्या है हमारा? पॉजिटिव, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। हमने सबके चार्ज के बारे में पढ़ा। इसका +1E है चार्ज, इसका -1E है, इसके पास तो कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन का मास है 1U, न्यूट्रॉन का भी मास प्रोटॉन के जैसे ही है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, ठीक है, ऑर्बिट में घूमता है। द ऑर्बिट बीइंग 3 डायमेंशनल इन नेचर, अ टर्म शेल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द टर्म ऑर्बिट। हम ऑर्बिट बेसिकली प्लैनेट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम उसको शेल नाम से उसको डिनोट करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट। तो जो भी एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो कौन से शेल में है। शेल भी हमने पढ़ा था, KLMN, KLMN, ये 4 शेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो डिपेंड्स ऑन एनर्जी की, उसकी एलिमेंट की क्या एनर्जी रहेगी तो उस शेल में प्रेजेंट होगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज इक्वल टू व्हाट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस।
Therefore the electrical charges are balanced and the atom is electrically neutral. जितना number of electrons है उतना ही number of protons है, and you know electrons are negative and protons are positive, तो दोनों cancel हो जाएंगे, तो therefore हम conclude कर सकते हैं कि the atoms is electrically neutral. वापस ये prove हो गया कि atom is electrically neutral. ठीक है, तो ये था हमारा the mass of an electron being negligible, therefore the mass of an atom is mainly due to the proton and neutron in its nucleus. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास है ही नहीं, तो हम जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास है, तो हमारा जो मास ऑफ एटम है वो मेनली किस वजह से रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम नेग्लिजिबल है. ठीक है, the total number of proton and neutron in the atom is the atomic mass number of that element. तो हमारा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, मतलब हमारा एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, और हमारे द मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल A. तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे, एटॉमिक मास नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से is equal to number of proton plus number of neutron. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कोई मास नहीं है, मतलब है लेकिन इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, तो हम एटॉमिक मास नंबर को, ये हमारा फॉर्मूला हो गया. हमने एटॉमिक मास नंबर पढ़ा जिसको हम A से डिनोट करते हैं, और एक हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये हमारे दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ये हम दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला से किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम अभी वही फाइंड आउट करेंगे. तो ये देखो, A सिंबल Z, फॉर एग्जाम्पल द कन्वीनियंट सिंबल. अभी मैं अगर ये बात करूँगी, ठीक है, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, कोई भी सिंबल होगा AZ. हमारा A क्या था, हमारा A था एटॉमिक मास नंबर और Z था हमारा एटॉमिक नंबर. ये याद रखना है कि सिंबल क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारा मास नंबर, और Z डिनोट कर रहा है हमारा एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो सिंबल की जगह मैंने लिख दिया कार्बन. C डिनोट, मतलब C कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. ये A की जगह लिखा है 12, मतलब ये जो 12 है ये कार्बन का हो गया मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, और ये जो 6 है वो कार्बन का हो गया एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ कार्बन इज 6. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 एंड द मास नंबर ऑफ द कार्बन इज 12. फ्रॉम दिस इट इज लर्न दैट द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन कंटेन 12 - 6 दैट इज 6 न्यूट्रॉन्स. हमें ये तो मालूम पड़ गया कि 12 क्या है, हमारा मास नंबर है. ठीक है, 12 हमारा मास नंबर है, तो मैं लिख सकती हूँ उधर मास नंबर इज इक्वल्स टू 12. ये मैं कार्बन की बात कर रही हूँ. ठीक है, मास नंबर इज 12 और 6 क्या है हमारा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो ये जो 6 है इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो इससे मैं न्यूट्रॉन्स फाइंड करने में, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप न्यूट्रॉन्स फाइंड करो, वी हैव मास नंबर का हमारे पास वैल्यू है और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू है, और मैं आपको बोलूँगी कि आप मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो हम इजीली फाइंड कर पाएंगे. क्योंकि मास नंबर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास नंबर का वैल्यू भी नो 12 है, दिया है ऑलरेडी. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो n हमें फाइंड करना है. 6 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 12 - 6 विच इज 6. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें मिल गया. 2 वैल्यू दी है तो हम तीसरा वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे. तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले अच्छे से समझने के लिए, तो हम इधर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेंगे. द सिंबल यूज फॉर ऑक्सीजन इज O. ठीक है, अब बोला है मतलब देर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. हमारे पास प्रोटॉन कितना है 8 और न्यूट्रॉन्स भी कितना है 8. फ्रॉम दिस डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर.
एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमारा एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 8, तो हमारा एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा 8। ठीक है, द मास नंबर, और हमें मास नंबर फाइंड करना है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा 8 है, न्यूट्रॉन भी हमारा 8 है, तो 8 + 8 हो जाता है 16। तो इससे हमें A भी मिल गया और Z भी मिल गया। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, इधर A ऊपर आता है और Z इधर आता है। ठीक है, तो A की अगर मैं वैल्यू, A की वैल्यू आई है हमारी 16, तो मैं इधर 16 लिख दूंगी, और Z की वैल्यू हमारी 8 आई है। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन का ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर, और अगर हमें एटॉमिक मास नंबर में से हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी मालूम हुआ, तो हम इजीली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैलकुलेट करके इजीली हम निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। As per Bohr's atomic model, electrons revolve in the stable shells. These shells have a definite energy. We know we have 4 shells K, L, M, N. उन चारों शेल का कोई एक मतलब सबका अलग अलग एनर्जी है होगा। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज फर्स्ट शेल। सबसे पहला जो मतलब जो इसके न्यूक्लियस के करीब जो होगा, सबसे पहला आता है K, L, M और लास्ट में आता है हमारा N। ठीक है, तो न्यूक्लियस के करीब हमारा K। ठीक है, सबसे नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज K शेल। तो उसको हम फर्स्ट शेल बोलेंगे, K शेल को फर्स्ट शेल बोलेंगे। फिर उसी तरीके से L शेल को मैं सेकेंड शेल बोल सकती हूँ, M को मैं थर्ड शेल और N को मैं फोर्थ शेल भी कह सकती हूँ। ठीक है, the next shell is called as second shell or and so on. The symbol N is used for the ordinal number of a shell. अब सब we have symbol N. K का N होता है 1, L का N होता है 2, M का N is 3 and N का N is 4। ये उसका ऑर्डिनल नंबर हो गया। तो सबका है, K का 1 है, L का 2 है, M का 3 है और N का 4 है। ठीक है, the shells are referred to by the symbol K, L, M, N corresponding to the ordinal numbers 1, 2, 3, 4. The maximum number of the electron a shell can contain is obtained by the formula 2n square. तो अगर हमें इसका वो निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, तो मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि K में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो उस पर हम उसको निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला विच इज 2n स्क्वायर। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द n इंक्रीजेज, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल ऑल्सो इंक्रीजेज। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर ऑफ n अगर बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। K की एनर्जी कंपेयर किया तो बहुत कम होगी L, M, N से। ठीक है, N सबसे ज़्यादा बड़ा है तो उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। हम एक एक करके अभी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, क्या क्या है शेल का इलेक्ट्रॉन्स, कि वो अपने अंदर कितने क्या उनकी कैपेसिटी क्या क्या है वो अब हम निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो वी हैव 2n स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। L का हमारे पास नंबर है 2, M का है 3 और N का है 4। ठीक है, तो 2 इंटू n स्क्वायर, n है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4। टू इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 ज़ा 8, तो इधर आ जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इधर क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8। इसकी मैं बात करूँ तो 2 इंटू n स्क्वायर, n इज 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाता है 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 18, इधर आ जाएगा 18। अगेन इसका मैं देखूँ तो 4 का स्क्वायर आता है 16 और 16 2 ज़ा आता है 32। तो ये हमारा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। अगर मैं उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन दूंगी तो वो नहीं लेगा। L में 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, M में 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और N में 32 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। इतनी ही कैपेसिटी होती है, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं और कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और भी है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंसी, ये सब हम अगले इसमें पढ़ेंगे। तब तक आप इतना मतलब ये आप धीरे धीरे जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते करिए, अब तक आप इतना ही करिए।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।